गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज का हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट 4 है। इसमें भारत में आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजनाओं को फोकस किया गया है। ये पहला वीडियो है पंचवर्षीय योजनाओं की दृष्टि से। हम ऐसे 2 वीडियो और बनाएंगे जिसमें 4-4 कर हम सभी पंचवर्षीय योजनाओं को कवर कर लेंगे, क्योंकि 2012 के बाद से पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनी हैं। ठीक है, न्यू गवर्नमेंट ने आके 15 वर्षीय योजना बनाई है, जिसका वो हर 3 वर्ष में मूल्यांकन करेंगे। तो जो हमारा बेसिक आर्थिक नियोजन है, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। और आप अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं तो आपको बेसिक क्लियर करना ही पड़ेगा। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। शुरू करते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजना है। भारत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व है, इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है भाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मैंने आप लोगों को समझाया था कि निजी क्षेत्र का मतलब होता है प्राइवेट कंपनियां, जैसे रिलायंस है, टाटा है, विप्रो है, ठीक है, कोटक महिंद्रा है। ये क्या है? प्राइवेट कंपनियां या निजी क्षेत्र की कंपनियां। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं ओएनजीसी, सेल, भेल, गेल, ठीक है, एनटीपीसी। ये सभी क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की, मतलब सरकार द्वारा स्थापित की गई हैं और वर्तमान में सरकार की इन कंपनियों में हिस्सेदारी है। सरकार द्वारा विनिवेश किए जाने से अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया गया है ना। किसी कंपनी में 50% तक सरकार की हिस्सेदारी है, तो कहीं 51 तक हिस्सेदारी है। ठीक है, विनिवेश कर दिया गया, मतलब सरकार स्वयं की जब हिस्सेदारी बेचती है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में, तो उसे हम क्या कहते हैं? विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देश में देखिए भाई, जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना है, ये भारत में आर्थिक नियोजन का क्या स्वरूप होगा? ये हमें जब आज़ादी मिली, जब हम स्वतंत्र हुए, तब हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां थी, है ना। देश का विभाजन हुआ, देश में चारों तरफ दंगे थे, गरीबी थी, भूखमरी थी, अशिक्षा थी, ठीक है, रुपये की हमारी कीमत कम थी, आर्थिक रूप से हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता नहीं थी, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता नहीं थी तो भूखमरी थी, भूखमरी थी तो कुपोषण था, कुपोषण था तो क्या होती थी? मृत्यु दर ज़्यादा थी। मतलब जब आप एक चीज़ हमारी अच्छी होगी तो हमारी सारी की सारी जो परेशानियां होती हैं, जो समस्याएं होती हैं किसी देश के मेन मुद्दे, वो उससे कनेक्ट होते हैं। और शिक्षा का स्तर भी बहुत ज़्यादा निम्न था। ठीक है, तो हमारी सरकार के सामने, क्योंकि देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो चुनौतियां बहुत सारी थी। ठीक है, इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा नियोजन की प्रथा अपनाई गई। ठीक है, इस नियोजन की प्रथा में, नियोजन का मतलब क्या होता है भाई? योजना बनाकर जो संसाधन हमारे पास हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग कर अपना डेवलपमेंट या विकास करना, यही क्या कहलाता है? नियोजन। अब देखिए, हमारे जहाँ जो नियोजन की व्यवस्था अपनाई गई, वो हमने अपनाई सामाजिक व्यवस्था के मॉडल पर, है ना। समाजवादी व्यवस्था पर समाज की व्यवस्था। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है या समाजवादी समाज क्या होता है? जहाँ पर समाज के प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्ति को या प्रत्येक स्तर के व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़े रखना, मतलब अंतिम स्तर के व्यक्ति तक डेवलपमेंट पहुंचना, ये क्या होती है? समाजवादी विचारधारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देश में सामाजिक व्यवस्था पर आधारित विकास प्राप्त करने हेतु मार्च 1950 में, है ना, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके का है तो आ सकता है आपको। 1950 में एक संवैधानिक संस्था योजना आयोग का गठन किया गया। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, संवैधानिक संस्था, संविधिक संस्था और संविधान वर्णित संस्था। संविधान वर्णित संस्था क्या होती है? जिसका संविधान में उल्लेख होता है, संविधान का कोई अनुच्छेद उसी के लिए होता है। जैसे आर्टिकल 280 में क्या है? वित्त आयोग दिया गया है ना। देश का वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? 280 में, है ना। तो ये संवैधानिक कानून का मतलब क्या होता है भाई? संवैधानिक संस्था, एक कानून बनाया गया, उस कानून के द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया, है ना। तो ये क्या हो गई? संवैधानिक संस्था, जिसका संविधान में पहले से उल्लेख नहीं था, लेकिन हमने उसे बाद में बनाया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। योजना आयोग की व्यवस्था हमने रूस, ये गलत है भाई, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, रूस से ग्रहण की है ना। रसिया,
रूस से ग्रहण की है। योजना आयोग की व्यवस्था याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारत में योजना आयोग की जो व्यवस्था थी वो किस देश से ग्रहण की गई। मतलब जैसे हमारे यहाँ योजना आयोग है ऐसा ही रूस में होता था, तो हमने वहाँ से ये व्यवस्था ग्रहण की थी। ठीक है। योजना आयोग के साथ ही 1951 में राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन किया गया, NDC। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग। इसमें योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते थे। और बाद में 1965 में एक राष्ट्रीय योजना परिषद भी बनाई गई। ठीक है, ये तीनों ही संस्थाएं मिलकर क्या करती थी, योजनाओं का निर्माण करती थी और राष्ट्रीय विकास परिषद उनका मूल्यांकन करके उन्हें आगे की तरफ बढ़ा देती थी। ठीक है, देखिए योजना आयोग के क्या कार्य हैं भाई। योजना आयोग के कार्य है, इसका प्रमुख कार्य ऐसी योजनाओं का निर्माण करना था जो देश में उपलब्ध संसाधनों का कुशल एवं संतुलित मात्रा में उपयोग कर सके। जो हमारे यहाँ उपलब्ध है उन्हीं संसाधनों में डेवलपमेंट करना। योजना का मतलब यही होता है भाई। ठीक है, कोई आप जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो संसाधन अभी उपलब्ध है उसमें अपना बेस्ट देना। ठीक है, तो उन्हीं संसाधनों में क्या करना, हमें अपनी आर्थिक वृद्धि करनी थी। तो इसके लिए हमने किसका निर्माण किया, योजना आयोग का। ठीक है, योजना आयोग द्वारा 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। देखिए भाई, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका था आपका, है ना, 2011 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 2012 से 2017 तक चलनी थी। कौन सी योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। लेकिन 2014 में ही क्या हुआ, नई सरकार का निर्माण हुआ। तो नई सरकार ने क्या करा, पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके 15 वर्षीय दीर्घकालिक योजना को अपनाया और हर 3 वर्ष में उसकी समीक्षा सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। आपको योजना आयोग के बारे में 2-4 चीजें और बता देती हूँ। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। उसका एक उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता था जिससे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था। ठीक है, अभी जो हमारा नीति आयोग, नीति आयोग कब बना, 2015 में। नीति आयोग में भी सेम व्यवस्था है। ठीक है, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है, देखिए अभी आप लोगों को ध्यान रखना है, बस नाम में परिवर्तन हुआ है, काम वही है। जो योजना आयोग करता था वही नीति आयोग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, शुरू करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना से। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय याद रखना है आपको, 51 से 56 तक चली। ठीक है, 51 से 56 तक चली। क्या था, 1 अप्रैल से प्रारंभ हुई थी। ये डेट पूछी जाती है इसलिए ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल से प्रारंभ हुई यह योजना डोमर, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, कौन सी योजना डोमर पद्धति मॉडल पर आधारित थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य विभाजन के पश्चात देश के समक्ष खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, मतलब कृषि उत्पादन को इतना बढ़ाना कि हमें दूसरे देशों से आयात ना करना पड़े। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, कृषि उद्योग, स्फीति कारक समस्याओं को रोकना था। स्फीति मतलब महंगाई, है ना, मुद्रास्फीति सुना होगा आपने। महंगाई, जिन समस्याओं की वजह से महंगाई बढ़ रही थी उन कारकों को रोकना प्रथम पंचवर्षीय योजना के मेन बिंदु थे। कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी, ध्यान रखिएगा, कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। 1952 में ही, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय प्रसार सेवा का प्रारंभ हुआ 1953 में। ठीक है, अब सिंचाई पर फोकस किया गया था, तो क्या क्या बनाया गया, भाखड़ा नागल बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गईं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं, बिजली का भी उत्पादन होगा, सिंचाई का भी उत्पादन होगा, नहरों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या कहलाती है, जिनसे मतलब बहुत सारे उद्देश्य हमारे पूरे होते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं याद रखिएगा अच्छे से। 52 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा 53, भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी नदी परियोजना, हीराकुंड, ये सभी किस पंचवर्षीय योजना में आए, प्रथम में। ठीक है, लक्ष्य कितना रखा गया था इसमें, ठीक है, लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्ति हुई थी हमें, कितनी, 1.2। बस आप इतना ध्यान रखिए ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है अपने को अंदर। अब आती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से लेके 61 तक। ठीक है, दूसरी रहेगी 56 से 61 तक। इसकी मुख्य बातें थी कि भाई ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत आता है। इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया है ना, बड़े बड़े उद्योग, इस्पात कारखाने, स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना, है ना। समाजवादी समाज की स्थापना का मतलब क्या था, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, है ना, मुख्य धारा में या आर्थिक विकास में जोड़ना। ठीक है, जैसे राशन सिस्टम हुआ, आपका राशन प्रणाली सिस्टम है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट जो होती हैं आपकी, है ना, राशन की दुकानें जहाँ से खाना मिलता है। पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1980 के दशक तक भी राशन की जो शॉप होती है वहीं से आपको साबुन, कपड़ा और जो छोटी छोटी चीज़ें होती थी वो सब वहीं से मिलती थी। ठीक है, अब तो खैर ये दाल चावल और ये सभी मिलता है ना, चावल गेहूँ वगैरह, पहले ये सब भी मिलता था। ठीक है, और यहाँ पर है राष्ट्रीय आय में वृद्धि कितनी हुई, 25%। औद्योगिकीकरण और पूंजी निवेश 11% तक करने का लक्ष्य रखा गया। ये इसके लक्ष्य थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के। समाजवादी समाज की स्थापना करना, राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना, औद्योगिकीकरण और पूंजी निवेश को 11% तक पहुंचाना इसका लक्ष्य था। ठीक है, अगला पॉइंट है अपना राउरकेला, भिलाई, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र, चितरंजन लोकोमोटिव, सिंदरी उर्वरक कारखाना, है ना, पश्चिम बंगाल, ये सभी किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं अगर आपके स्टैटिक्स इकोनॉमिक के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में तो, इसलिए इसे फोकस करते हुए चलिएगा। एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो डाटा, जो डिटेल आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ इस वीडियो में, ये पीएससी, एमपीपीएससी के प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। खाद्यान्न उत्पादन में कमी, महंगाई में वृद्धि, मुद्रा, विदेशी मुद्रा संकट। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई, क्यों आई कमी, क्योंकि भाई हमने उद्योगों पर फोकस कर दिया था, है ना। द्वितीय में उद्योग बढ़े तो सिंचाई और कृषि छूट गया था। जब भाई हमारे देश के पास क्या था, मुद्रा कम थी, पूंजी कम होगी, तो कोई ना कोई एक ही सेक्टर का हम डेवलपमेंट कर पाएंगे ना। तो हमने उद्योगों का डेवलपमेंट किया तो कृषि पीछे हो गई, तो क्या हुआ, उत्पादन में गिरावट आई। ठीक है, महंगाई में वृद्धि हो गई। ठीक है, याद रखिए, ध्यान रखिएगा, जब हमारी कृषि की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, है ना। भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देश में जितनी मजबूत कृषि की स्थिति होगी उतनी ही ज़्यादा मजबूत आपका उद्योग क्षेत्र होगा, उतने ही ज़्यादा आपके रोजगार सृजन होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मुद्रा संकट आ गया था, सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व बढ़ा, मतलब सरकार द्वारा स्थापित कंपनियों का महत्व बढ़ गया था, है ना। जब उत्पादन ही नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर कैसे डेवलप होगा, मुद्रा नहीं थी, पूंजी नहीं थी प्राइवेट सेक्टर के पास, तो सरकार ने क्या करा, अपनी स्वयं की कंपनियां स्थापित की, तो इससे क्या हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व बढ़ा। ओके, प्रति व्यक्ति आय में 1.9% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, 1.9% की वृद्धि हुई। अब हम पहुंचते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में। 1961 से 1966 तक चली हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना। कृषि एवं उद्योगों पर फोकस किया गया। अब देखो, पहली में कृषि पर किया गया था और सिंचाई पे, दूसरी में उद्योगों पर किया गया, ठीक है, और तीसरी में दोनों पर किया गया, उद्योग और कृषि को हमने साथ साथ फोकस किया। मुख्य उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। देखिए, आज भी हमारा कोविड-19 की वजह से प्रधानमंत्री द्वारा क्या नारा दिया जा रहा है, आत्मनिर्भर बनना, स्वयं अपने ज़रूरत के सामान को उत्पादित कर सकें, जिससे देश का पैसा देश के अंदर रहे और जो देश में गरीबी का स्तर बढ़ रहा है, भूखमरी जो हमारे देश में हो रही है, कुपोषण कहेंगे जिसे हम, बेरोजगारी हो रही है, उससे देश के व्यक्ति ही देश के व्यक्तियों का और देश का उद्धार कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ये हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना का भी उद्देश्य था और आज भी हमारा उद्देश्य है। ठीक है, चलिए कनेक्ट करके पढ़ा कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। फिर क्या होता है भाई, देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत चीन में 1962 में युद्ध होता है, भारत पाकिस्तान में 1965 में युद्ध होता है, 1965 से 1966 तक देश में सूखा पड़ जाता है। ठीक है, सूखा पड़ने की वजह से ये योजना क्या हो जाती है, असफल हो जाती है, क्योंकि
क्योंकि हम क्या होते हैं, चीन से युद्ध में उलझ चुके होते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान से उलझ गए होते हैं, फिर उसके बाद हमारे देश में क्या होता है, सूखा भी पड़ जाता है, तो जिससे क्या होता है, हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है और ये योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाती है और इसलिए यह असफल हो जाती है। ठीक है, देखिए रुपये का अवमूल्यन, मैंने आपको कल बताया था कल की वीडियो में कि रुपये का अवमूल्यन हमारे देश में 3 बार किया जा चुका है। अवमूल्यन का मतलब होता है अपनी मुद्रा की दूसरे की मुद्रा के सापेक्ष रखकर अपनी मुद्रा के मूल्य में कमी करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, रुपये का अवमूल्यन। रूस के सहयोग से बोकारो आयरन एंड स्टील संयंत्र की स्थापना की गई। बोकारो कहाँ पर, झारखंड में की गई थी। वही किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से, याद रखिएगा, बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट। प्रथम 3 योजनाओं में ट्रिकल डाउन थ्योरी को अपनाया गया था। प्रथम, देखिए अब यहाँ पर समझिएगा आप लोग, समझने वाली चीज़ें, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये ट्रिकल डाउन थ्योरी अब क्या होती है भाई, ट्रिकल डाउन थ्योरी को अपनाया गया था इन तीनों योजना में। इसका मतलब होता है व्यापार और जो धनी लोग होते हैं उन पर कर को घटाने का पक्षधर होती है ये थ्योरी, है ना, कि भाई व्यापार पे और धनी लोगों पर कम कर लगाइए। इससे क्या होगा, कम समय में व्यापारी क्या करेंगे, ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा निवेश करेंगे, जिससे समाज में दीर्घ अवधि तक लाभ होगा। मतलब क्या होगा, ये बोलती है थ्योरी कि व्यापारियों पर और व्यापार पर कम टैक्स लगाइए, जिससे वो ज़्यादा ज़्यादा निवेश करेंगे और वो अपने यहाँ ज़्यादा ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे, जिससे देश में क्या होगी, अंतर्गोवत उन्नति प्राप्त होगी। तो ये क्या कहलाती है आपकी ट्रिकल डाउन थ्योरी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, खाद्य उत्पादन में 2% की वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन में 14%, 14% वार्षिक से कम वृद्धि हुई, राष्ट्रीय आय में 2.4% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये फैक्ट है, आप बहुत ही कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए, MPPSC मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास डाटा होगा तो आप जैसे आ जाता है क्वेश्चन कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को या तृतीय पंचवर्षीय योजना को समझाइए क्यों असफल रही, तो आपको वहाँ पर ये फैक्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। बढ़ते हैं आगे। तीसरी 3 वार्षिक योजनाएं, योजना अवकाश 1966 से 69। मैं आपको योजना अवकाश पहले भी समझा चुकी थी। ठीक है, क्या हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई। ठीक है, फिर सरकार क्या नहीं कर पाई, कंटिन्यू हम 5 वर्ष का 5 ईयर प्लान नहीं बना पाए। ओके, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने, हमारी सरकार ने 1-1 साल की क्या बनाई, योजनाएं बनाई, जिससे हम 1-1 साल में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो नरीमन समिति के अनुशंसा पर 1969 में लीड बैंक, 1969 में लीड बैंक की स्थापना की गई। याद रखिएगा, नरीमन समिति। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है लीड बैंक। भाई लीड बैंक क्या होते हैं, देखिए क्या होता है, पहले हमारे देश में वाणिज्यिक बैंक ही होते थे, है ना, लीड बैंक के पहले से, और सहकारी बैंक होते थे। तो लीड बैंक जो अपने वाणिज्यिक बैंक होते थे वो क्या करते थे, वो गरीबों को, किसानों को लोन थोड़ी ना देते थे कि भाई कोई किसान है, उन्होंने अपने ज़मीन के लिए पंप खरीदना है या उनको बोर करवाना है या उनको ट्रैक्टर खरीदना है या कोई भी कृषि उपकरण खरीदना है, तो वाणिज्यिक बैंक पहले उन्हें लोन नहीं देते थे। ठीक है, वो उद्योगों को लोन प्रोवाइड करते थे, जिससे क्या होता था, उन्हें अच्छा खासा इंटरेस्ट प्राप्त होता था। ठीक है, उनके पास धन ज़्यादा आता था। तो क्या हुआ, सरकार द्वारा 1969 में नरीमन समिति ने सुझाव दिया कि कृषि, लघु उद्योग, अन्य आर्थिक ग्रामीण जो गतिविधियां हैं और शहरी क्षेत्र, है ना, ग्रामीण से क्षेत्र और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, जहाँ ना कोई वाणिज्यिक बैंक हो ना कोई सहकारी बैंक हो, है ना, वहाँ पर क्या स्थापित की जाएंगी, लीड बैंक स्थापित की जाएंगी। और इनका उद्देश्य क्या होगा, इन लीड बैंकों का उद्देश्य होगा कृषि क्षेत्र से जुड़े लोन देना, ठीक है, और छोटे जो लघु उद्योग है उन्हें लोन देना, और जो स्थान है जहाँ पर कोई बैंक नहीं है उस स्थान विशेष की क्या ज़रूरतें हैं उस हिसाब से उन्हें लोन प्रोवाइड करना। मतलब ये क्या हो गया, नेतृत्व बैंक, है ना, अगर हम हिंदी करें तो क्या होगा, नेतृत्व बैंक। तो नेतृत्व बैंक में क्या होता है भाई, एक विशेष क्षेत्र है, उन्हें वहीं का नेतृत्व करना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्थानीय स्तर पर ऋण का प्रभाव बढ़ाना ही जो लीड बैंक थी, नेतृत्व बैंक की, उनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 1966 में दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ। चीन से पराजित होने के बाद देश का मनोबल कमजोर हुआ और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की में
कमी आई थी, इसलिए हमने क्या करा था, अपने रुपए का अवमूल्यन किया था, लेकिन अवमूल्यन करने से भी हमें ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए इस योजना अवकाश को हमने अपनाया था। तो ये वो कंडीशनें आपको बताई गई हैं कि भाई योजना अवकाश 1 ईयर प्लान क्यों अपनाया गया। ठीक है, अब आता है आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक। इसका उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना, आत्मनिर्भरता की अधिक से अधिक प्राप्ति करना और संतुलित क्षेत्रीय विकास करना। मतलब देखिए क्या हुआ था कि भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, ठीक है, तो क्या हुआ, पंजाब वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर सिंचाई का सिस्टम अच्छा खासा, पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई योजनाएं थी उन्होंने अच्छे से काम किया, इसलिए इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ गया था। जबकि जो दूसरे राज्य थे, दूसरे क्षेत्र थे, वो इन राज्यों की तरह उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिंचाई परियोजनाएं नहीं थी। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था उनको नहीं मिल पाती थी। अगर कोई सिस्टम होता तो वो क्या था, सिर्फ मानसून था। मानसून पर निर्भरता की वजह से हमारी कृषि क्या होती है, उन्नति नहीं कर पाती है ना। तो इसलिए क्या हुआ, संतुलित क्षेत्रीय विकास इस योजना का लक्ष्य रखा गया। इस योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, D.R. गाडगिल ने। बहुत पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जुलाई 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, देखिए क्या होता था पहले, अब वाणिज्यिक बैंक है तो ये स्वयं डिसाइड करते थे किसको ऋण देना है ना, किसको नहीं देना है। सरकार का इन पर कोई जोर नहीं होता था। ठीक है, सरकार का ये कोई कहना नहीं मानते थे, कोई ऐसा कानून नहीं था। इंदिरा सरकार द्वारा इनका क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। और ये राष्ट्रीयकरण करने से ये सारे वाणिज्यिक बैंक किसके अंडर में आ गए, आरबीआई के। अब ये सभी बैंक किसके रूल्स मानेंगे, आरबीआई के रूल्स इनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया कि करना पड़े वाले की कंडीशन में आ गए। तो 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 14 वाणिज्यिक बैंकों का। ये ध्यान रखिएगा ना, 19 जुलाई को 1969 में। ठीक है, 5.7% की दर से आर्थिक विकास, निर्यात में 7% तक की वार्षिक वृद्धि और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर फोकस तथा बफर स्टॉक का निर्माण, परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1973-74 में कार्यक्रम शुरू किया गया। देखिए यहाँ पर बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है, सरकार द्वारा स्वयं के गोदामों का निर्माण करना, है ना। नेशनल फर्टिलाइजर जो है आपका कॉरपोरेशन, वो क्या करता है, सरकार के बफर स्टॉक्स का निर्माण करता है, जिससे हमें, जैसे अभी ये महामारी फैली, सरकार को अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ी, तो बफर स्टॉक से क्या होता है, आपकी महामारी, सूखा, कोई भी बीमारी के समय सरकार के पास क्या होगा, खाद्यान्न का एक स्टॉक होगा। तो उसके लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बफर स्टॉक लाया गया, परिवार नियोजन व्यवस्था लागू की गई, लेकिन उतनी कड़ाई से नहीं लागू की गई जितनी कड़ाई से चाइना में लागू थी। ठीक है, 1 चाइल्ड पॉलिसी। हमारे यहाँ पर सिर्फ गर्भ निरोधक गोलियों वगैरह का या इसी तरीके के और कार्यक्रम चलाए गए जो लोगों की इच्छा पर छोड़ दिया गया था। ठीक है, सूखा क्षेत्र प्रभावितों के लिए 1973-74 में कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। लक्ष्य क्या था, लक्ष्य था इसमें 5.7 प्राप्त करना, लेकिन कितना प्राप्त हुआ, चौथी पंचवर्षीय योजना में 3.3। ठीक है, विकास दर प्राप्त हुई। प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई, 1.1% की वृद्धि हुई। ठीक है, उद्योग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 4% की वृद्धि से कम, है ना, 3% समथिंग इसमें वृद्धि की गई थी। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पंचवर्षीय योजनाएं समझ में आई होंगी। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल लेकर आएंगे, कल डिस्कस करेंगे आगे का। आप लोग इसे बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।